नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से एपीएससी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फिर से बात करेंगे आगे का वीडियो जो कट गया था। आर्टिकल कहाँ तक बात की थी हम लोग? 78 तक बात हो चुकी थी। उसको आप देखे भी हैं, समझे भी हैं, और आगे अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे 79 से और आगे तक चलेंगे। देखिए कहाँ तक चलते हैं। इससे पहले का जो आर्टिकल है इसको आप ऑब्जर्व करिए और अपने से इसको तोड़िए। ऐसा नहीं है कि जो मैं शब्द बोल रहा हूँ आप उसी को रटिए। अगर उसको आप रटना शुरू कर देंगे तो फिर आप भूल जाएंगे। आप उसको अपना शब्द दीजिए और उसको आप कैसे सोच सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं, उसके बारे में आप सोच के अपने से शब्द उसको गढ़िए, उस शब्द को। तो आगे अब हम लोग बात करेंगे 79 से कि आर्टिकल 79 क्या कहता है। तो आर्टिकल 79 संसद का गठन की बात करता है। क्या करता है? संसद के गठन की बात करता है। कौन? आर्टिकल 79। इधर का बात हो चुका है ना। आर्टिकल 80, आर्टिकल 80 क्या कहता है? तो राज्यसभा की गठन की बात है। क्या है? राज्यसभा की गठन या संरचना। 81 क्या कहता है? तो लोकसभा का गठन या संरचना। क्या कहता है? लोकसभा का गठन या संरचना। 82, आर्टिकल 82, तो प्रत्येक जनगणना के बाद इसका समायोजन, इसके बारे में बात करेंगे। कैसा समायोजन? तो याद रखिएगा कि प्रत्येक जनगणना के बाद इसका समायोजन। आर्टिकल 83 क्या कहता है? आर्टिकल 83 तो संसद के सदस्यों की अर्हता की बात करता है। आर्टिकल 84 क्या कहता है? तो संसद सदस्यों की पदावधि की बात करता है। 85 क्या कहता है? तो 85 कहता है कि 17 वसान और विघटन की बात करता है। 17 वसान और विघटन की बात करता है। 86 कहता है कि राष्ट्रपति संदेश देंगे। किसको देंगे? संसद को देंगे। क्या करेंगे? राष्ट्रपति संदेश देंगे। किसको देंगे? संसद को। बात करेंगे कैसा संदेश। 87 क्या है? तो 87 है कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है। क्या है? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है। आर्टिकल 88 क्या है? आर्टिकल 88 तो सदन में, संसद के सदन में, यहाँ से देखिए, इसको लिंक करिए। जब तक आप लिंक नहीं कर पाएंगे तब तक याद नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 2 10 चीज़ नहीं है ना। फैक्ट पूरा 395 फैक्ट है। 395 तो मूल है, 465 आर्टिकल आपको याद करना है। तो उसको याद करने के लिए जब तक आप एक दूसरे को लिंक नहीं करेंगे तब तक वो याद नहीं होगा, कभी भी नहीं याद हो सकता है। तो उसको एक आर्टिकल को, अब फिर ये आर्टिकल जहाँ से लिंक हो रहा है उसको आप वहाँ से लिंक करिए। ये देखिए आर्टिकल 88, आर्टिकल 88 क्या कहता है कि संसद के सदन में, अब आर्टिकल 76 पे आइए। ये देखिए मान्यवादी की बात करता है। आर्टिकल 76 बताया हो ना कि मान्यवादी की बात करता है। 74 और 75 मंत्रियों के बारे में बात करता है। और 74 में कहता है कि क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, और 75 में अन्य मंत्री होगी। तो ये 2 मंत्री और ये मान्यवादी, इन दोनों को बैठने का सदन में अधिकार है। किसमें? 88 में। तो आर्टिकल 88 क्या है? तो मंत्रियों को और मान्यवादियों को बैठने का अधिकार है। किसमें? सदन में। 89 क्या है? तो सभापति और उपसभापति। किसके सभापति, किसके उपसभापति? तो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में बात है। 89 के बाद 90 में ये है कि जब उपसभापति का पद रिक्त और पद त्याग होगा, उसका उल्लेख किसमें है? 90 में। 91 में क्या है? 91 में है कि जब सभापति नहीं रहेंगे तब उनके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? उपसभापति। कौन करेंगे? उपसभापति। इस बात का कहाँ है? 91 में। इधर आइए 92 को लिंक करिए। 92 में बात यह है कि सभापति और उपसभापति जब इनको सदन में जब हटाने की बात होगी तो ये पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकते। कौन नहीं हो सकते हैं? तो संसद के राज्यसभा के उपसभापति और सभापति। 93 क्या है? तो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात है। 94 में, अब इसको यहाँ से लिंक करिए राज्यसभा से। 94 में क्या है? तो यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। क्या? लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त और पद त्याग के बारे में। कहाँ पे? 94 में। 95 में क्या है कि जब लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो उनके कर्तव्यों का निर्वहन लोकसभा उपाध्यक्ष या अन्य कोई शक्ति करेगी।
96 में क्या कह रहा है कि जब लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने की बात जब संसद में चल रही होगी तो ये पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं। क्या कह रहा है ये 96। 97 में संसद सदस्यों, सभी सदस्यों की नहीं, सिर्फ सभापति, उपसभापति और अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। तो संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष, सभापति और उपसभापति के वेतन भत्ते की बात है। किसमें? 97 में। 98 में संसद सदस्यों के शपथ की बात है। 99 में 98 क्या है तो संसद सदस्यों के लिए लोग संसद के लिए क्या बोलते हैं? 98 में संसद के लिए क्या बोलते हैं? क्या होगा आर्टिकल 98? तो इसमें संसद के लिए अभी बताते हैं, इसको रुकिए। 99 देखिए इसमें क्या है। 99 में बात है कि संसद सदस्यों के वेतन भत्ते की, संसद सदस्यों के 99 में संसद सदस्यों का शपथ की बात है। 98 में अभी बता रहा हूँ क्या है। 100 देखिए 98 में ये है कि संसद सदस्यों के सचिवालय, यानी संसद का सचिवालय है। किसमें? 98 में क्या है? संसद का सचिवालय। 99 में संसद सदस्यों के शपथ की बात है। 100 में क्या है? 100 में क्या है तो इसमें मतदान की बात है। 101, 100 तक हो गया क्लियर। अब 101 आइए। 101 है पद खाली होना या पद रिक्त होने की बात किसमें है? 101 में। 102 में क्या है तो सदस्यों की निरर्हता की बात है। क्या है? सदस्यों की निरर्हता की बात है। 103 क्या है तो सदस्यों की निरर्हता के प्रश्न के बारे में बात है। संसद के सदस्यों के निरर्हता के प्रश्न के बारे में बात है। 104 को 99 से लिंक करिए कि जो यहाँ पे है शपथ के बारे में बात है ना। यहाँ पे उस शपथ के लिए प्रश्न क्या होंगे उस बात का उल्लेख किया गया है किसमें? 104 में। 105 संसद सदस्यों की जो समिति होते हैं उसके विशेषाधिकार के बारे में है। क्या है? उसके विशेषाधिकार के बारे में है। और संसद की समिति क्यों होती है, क्यों उसका गठन किया जाता है, तो उसके बारे में बात करते हैं कि संसद के पास बहुत कार्य होता है और उस कार्य को करने के लिए उसके पास उतना समय नहीं होता है, इसलिए वो समितियों के माध्यम से कार्य करता है। उसके बारे में विस्तार से बात होंगी, कौन सी कैसी समिति थी, लोकलेखा क्या है, सबके बारे में। 106 देखिए 106 सदस्यों के वेतन भत्ते। यहाँ पे क्या था? यहाँ देखिए 97 में क्या था? लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, उपसभापति के वेतन की बात थी। यहाँ पे सभी सदस्यों के वेतन भत्ते की बात है। 107 में बात यह है कि 107 में विधेयक को पारित करने की बात है, विधेयक को पारित करना। 108 है कि संसद की संयुक्त अधिवेशन की बात है। संयुक्त अधिवेशन का मतलब संसद के 2 सदन, लोकसभा, राज्यसभा दोनों के एक साथ बैठक करने की बात है। तो किसमें है? 108 में। और उसको बात किया जाएगा क्यों ऐसा होता है, क्या धन विधेयक पर हो सकता है, वित्त विधेयक पर हो सकता है, बजट पर हो सकता है, संविधान संशोधन विधेयक पर, किस पे संयुक्त अधिवेशन की बात होती है, उसके बारे में बात करेंगे। 109 क्या है तो धन विधेयक की प्रक्रिया है। क्या है? धन विधेयक की प्रक्रिया 109। 110 क्या है? धन विधेयक का परिभाषा दिया गया है। धन विधेयक का परिभाषा दिया गया। 111 क्या है? 111 है कि विधेयक को अनुमति, विधेयक को अनुमति। 112 क्या है तो वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम लोग बजट कह देते हैं। तो संविधान में इस बात को याद रहना चाहिए, आपको कॉमन चीज़ है, मैं बताया भी हूँ कि संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। किस में उल्लेख है? 112 में। 113 क्या है तो 113 तो संक्रमणकालीन उपबंध है। 114 क्या है तो विनियोग विधेयक है। हाँ क्या है? तो विनियोग विधेयक। 15 क्या है तो 15 में देखिए अत्यधिक, क्या अत्यधिक अतिरिक्त अनुपूरक अनुदान के बारे में। क्या है? अनुपूरक, अत्यधिक और अतिरिक्त अनुदान के बारे में बात है। किसमें? 15 में। 16 में 3 अनुदानों की बात है। कौन सा? लेखा अनुदान, प्रत्यानुदान, अपवादा अनुदान। तो तीनों अनुदान का उल्लेख किस आर्टिकल में है? 116 में। किस लिए होता है, क्यों होता है, क्या कार्य है, उसके बारे में बात करेंगे। लेखा अनुदान, प्रत्यानुदान और अपवादा अनुदान। 117 वित्त विधेयक की बात है। 117 वित्त
विधेयक की बात है। 118 क्या है? 118, तो 118 में प्रक्रिया के नियम है कि प्रक्रिया के नियम क्या हैं। 119 में संसद वित्त विधेयक पर बातचीत करेगी। इसको मैं शब्द तोड़ा हूँ, ठीक। संसद वित्त विधेयक पर बातचीत करेगी। 120 क्या है? तो संसद की भाषा क्या है उसके बारे में बात करेंगे। 121 तो संसद के कृत क्या है? संसद के कृत क्या है? सॉरी, हाँ देखिए यहाँ पे संसद के कृत, और यहाँ पे 22 में हम लोग देखेंगे कि 22 में क्या है, तो यहाँ पे संसद के डिक्री प्रत्यावर्तन के बारे में बात हुआ है। 123 में क्या है? तो अध्यादेश के बारे में बात है, ठीक। अब देखिए यहाँ से बात हुआ 79 से लेकर 123 तक, ये संसद का भाग है, संसद के बारे में बात हम लोग कर चुके हैं। अब देखिए आर्टिकल 24, हाँ आर्टिकल 24 से यहाँ से हम लोग देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय की बात शुरू होता है। तो उच्चतम न्यायालय का गठन किस में है? 124 में। 125 में क्या है? तो न्यायाधीशों के वेतन के बारे में है। 126 क्या है? तो 126 में दिया गया है कि कार्यकारी न्यायमूर्ति की नियुक्ति, कार्यकारी न्यायमूर्ति की नियुक्ति। 127 में क्या है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। 128 में क्या है कि जब भी उच्चतम न्यायालय की बैठक होगा तो उसमें जो सेवानिवृत्त जो रिटायर्ड न्यायाधीश होते हैं उनको उसमें बैठने की अनुमति या अधिकार होता है। 129 उच्चतम न्यायालय का एक अभिलेखीय न्यायालय, क्या है? उच्चतम न्यायालय का एक अभिलेखीय न्यायालय। 130 क्या है? तो उच्चतम न्यायालय का स्थान क्या होगा? उच्चतम न्यायालय का स्थान क्या होगा? 131 क्या है? तो 131 दिया गया कि उच्चतम न्यायालय का क्षेत्रीय विशेषाधिकार है, क्या है? क्षेत्रीय विशेषाधिकार है। 132 क्या है? तो उच्चतम न्यायालय पर प्राथमिकता है, उच्चतम न्यायालय का उच्च न्यायालय पर प्राथमिकता है। 132 क्या है? तो सिविल मामले में 132 हो गया। 133 क्या है? तो सिविल मामले में उच्चतम न्यायालय का अपीलीय अधिकार है। 34 क्या है? तो दंडिक मामले में उच्चतम न्यायालय का एक अपीलीय अधिकार है। 135 क्या है? तो फेडरल न्यायालय की बात है, किसमें? 135 में। 136 में क्या है कि जब भी उच्चतम न्यायालय में कोई आपको अपील करना है तो उसके लिए विशेष इजाज़त की ज़रूरत है। इसको शब्द को आप तोड़कर अपने शब्दों में उसको ढाल सकते हैं। तो 136 क्या है कि उच्चतम न्यायालय में किसी अपील के लिए विशेष इजाज़त की बात है। अब देखिए इधर 137 ये है कि उच्चतम न्यायालय अगर कोई भी निर्णय, कोई भी आदेश दे रहा है तो उसका पुनरावलोकन करे। किसमें बात है? 137 में। एक मैटर था, उत्तराखंड के एक चीफ जस्टिस होते हैं, उनके बारे में बताया हूँ मूल कर्तव्य में कि राष्ट्रपति, उसके बारे में बात होगी अभी, थोड़ी यहाँ पे लिंक न करिए। 138 क्या है? 137 याद कर लिए कि उच्चतम न्यायालय कोई भी निर्णय, कोई भी आदेश दे रहा है तो उसका पुनर्विलोकन करे। 138 उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को बढ़ाया जाए, उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता को बढ़ाया जाए। 139 ये है कि उच्चतम न्यायालय, 139 क्या है? 139 ये है कि उच्चतम न्यायालय कोई रिट निकाल सकता है। क्या कर सकता है? कोई रिट निकाल सकता है। 139 140 ये है कि उच्चतम न्यायालय की आनुषांगिक शक्तियों के बारे में बात है। क्या है? उच्चतम न्यायालय के आनुषांगिक शक्तियों के बारे में बात करता है। कौन करता है? 140। 141 क्या है कि उच्चतम न्यायालय कोई भी विधि, कोई भी नियम लागू कर रहा है तो उसे सभी न्यायालयों को मानना बाध्यकारी होगा। क्या है? उच्चतम न्यायालय कोई भी नियम, कोई भी विधि बना रहा है तो उसको मानने के लिए सभी न्यायालय बाध्यकारी होंगे। 141 क्या है? 141 हो गया। 142 क्या है? तो 142 है उसका कृत प्रत्यावर्तन के बारे में। 143 है कि उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति सलाह ले सकते हैं, उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति सलाह ले सकते हैं। 100 किस में है? 143 में। 144 कुछ अधिकारी
उच्चतम न्यायालय को सलाह या सहायता उच्चतम न्यायालय की सहायता कर सकते हैं। 144 है। 145 है। 145 कि उच्चतम न्यायालय की भाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा क्या होगी। 146 है उच्चतम न्यायालय का व्यय। 147 है निर्वाचन, क्या है, निर्वाचन। अभी जब हम लोग बात करेंगे 308 पे, तो वहाँ पे भी देखेंगे कि क्या है, निर्वाचन के बारे में बात है। तो इसको मिटाते हैं और फिर 148 से इसको कंटिन्यू करते हैं। रुके रहिए, आइए इसको मिटाते हैं। चलिए इतना कर लीजिए, अब अगले क्लास में किया जाएगा। मार्कर ब्लैक। चलिए यहीं पे रोक दिया जा रहा है, अब अगले क्लास में बात करेंगे 148 से। धन्यवाद।